को एक ऐसे इंसान की आप बीती बताने जा रहा हूं जो गांव से शहर कमाने के लिए आया था और उसके साथ ही उसका दोस्त भी आया था। लेकिन शहर की कुछ अनजान जगह पर जाकर के वह एक ऐसी भयानक और खौफनाक चीज में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। गांव से जो सपने सजाकर वह शहर में आए थे, वह सपने कहीं धूमिल हो जाते हैं और एक ऐसी आत्मा से उनका सामना होता है जो केवल और केवल मर्दों की जान लेना चाहती थी। उसका वह महल और उसके साथ हुई उस नाइंसाफी की वजह से न जाने कितने ही लोगों को इसका शिकार बनना पड़ा था। उस आत्मा के बारे में आसपास के लोगों में इतना डर फैल गया था कि लोग रात को तो छोड़ो दिन में भी उस तरफ जाने से थरथराते थे। तो उसी इंसान ने मेरे साथ यह पूरी आप बीती शेयर की है जिसका एकदम उस आत्मा से आमना सामना हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के करीब 9:30 बजे थे। बस अड्डे की पीली रोशनी में धुंध तैर रही थी। रवि, जो अभी अभी एक नई कंपनी में नौकरी लगने के कारण दूसरे शहर जा रहा था, अपने बैग के साथ सड़क किनारे खड़ा ऑटो ढूंढ रहा था। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। अजनबी गलियां, अजनबी चेहरे और हवा में एक अजीब सी नमी। रवि इस उम्मीद से बार बार अपने आसपास देख रहा था कि काश उसे अपने अलावा भी यहां कोई और दिख जाए, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उसके नंबर पर उसके दोस्त विष्णु की कॉल आती है। विष्णु कहता है, हाँ तू पहुंच गया? रवि कहता है, हाँ यार पहुंच तो गया, लेकिन ऑटो नहीं मिल रहा। ये रोड भी सुनसान है। समझ नहीं आ रहा होटल तक कैसे पहुंचूं। कल सुबह टाइम पर ऑफिस भी जाना है। विष्णु कहता है, तो वहां से थोड़ा पैदल चलकर देख ले, क्या पता कोई मदद मिल जाए। रवि कहता है, अरे यार रास्ता काफी सुनसान है और अंधेरा भी हो रहा है। स्ट्रीट लाइट केवल बस स्टैंड पर ही जल रही है। मैं थोड़ा आगे गया था लेकिन अंधेरा था और कोई आता जाता भी नहीं दिखा। थोड़ी देर और देखता हूं। विष्णु कहता है, हाँ ठीक है, वरना मेरी मान तो वही बस स्टैंड पर रात गुजार ले। सुबह होते ही कोई ना कोई ऑटो या वाहन मिलेगा तो डायरेक्ट ऑफिस ही चले जाना। मैं भी कल टाइम पर पहुंच जाऊंगा। वैसे अजीब है, इतने बड़े शहर में तुझे ऑटो नहीं मिल रहा। इतने में ही फोन कट हो जाता है, शायद नेटवर्क चले गए थे। रवि इधर से हेलो हेलो करता रह जाता है। रवि गुस्से में अपना फोन कसकर पकड़ते हुए कहता है, यार हद है। तभी उसके कानों में एक मीठी आवाज आती है, क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? रवि चौंक कर पलटता है। उसके सामने लाल रंग का अनारकली सूट पहने एक लड़की खड़ी थी। सूट के किनारों पर चांदी की कढ़ाई थी जो अंधेरे में भी टिमटिमा रही थी। बालों की जुल्फें चेहरे पर आ रही थीं। होंठ लाली से सुर्ख हो रखे थे। आंखों में काजल गहराई से लगा हुआ था। दूध जैसा रंग रवि को उस लड़की की ओर आकर्षित कर रहा था। रवि उस लड़की का जवाब नहीं दे पाया। लड़की ने दोबारा कहा, आपसे पूछ रही हूं, आप नए हैं क्या? तभी रवि का ध्यान टूटता है। वह कहता है, जी जी मैं नया हूं। दरअसल मेरी यहां जॉब लगी है। सुबह 8 बजे तक ऑफिस जाना था, इसलिए एक दिन पहले आना पड़ा। वह लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सड़क के दोनों ओर देखती है, फिर कहती है, इसलिए आप अभी तक यहीं खड़े हैं? रवि सवालिया नजरों से एक बार फिर उस लड़की की आंखों में झांकता है। वह लड़की कहती है, मेरा मतलब इस समय आपको यहां से कोई सवारी नहीं मिलेगी। रवि हैरानी से कहता है, नहीं मिलेगी, लेकिन मैं रात कैसे काटूंगा? मेरा मतलब मैं कोई होटल देखना चाहता था या कोई धर्मशाला। वैसे यहां से शहर के अंदर तक जाने का रास्ता कितनी दूर होगा? वह लड़की पूछती है, आपको जाना कहां है? रवि कहता है, मुझे घंटा घर के पास मीडिया टेक कंपनी में जाना है। वह लड़की कहती है, ओहो, तो आप गलत बस स्टॉप पर उतर गए। वो तो यहां से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है और इस समय तो यहां से कोई सवारी नहीं मिलने वाली। वैसे आप एक काम कर सकते हैं। रवि एक बार फिर उस लड़की को घूरता है। वह लड़की कहती है, यहां पास में ही एक सुरक्षित जगह है, आप चाहे तो रात वहां गुजार सकते हैं। सुबह होते ही आप रिक्शा लेकर अपने ऑफिस चले जाना। वैसे तो रवि को इस तरह किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह ये बात अच्छी तरह जानता था, लेकिन फिर भी उस लड़की में कुछ तो बात थी जो रवि उसकी बातों में आ गया था। वह हाँ में सिर हिलाता है। वो लड़की रवि को अपने पीछे ले जाती है। रवि चुपचाप उसके पीछे चलता रहता है।
वह लड़की रवि को अनजानी गलियों, पुराने मकान, टूटी बालकनियों वाले रास्ते पर लेकर चल रही थी। वह सुनसान गलियों से होते हुए एक महल की तरफ ले जाती है जो वर्षों पुराना था, जिसकी दीवारें लगभग टूट चुकी थी। जितनी देर रवि लड़की के पीछे चल रहा था, रवि की नजर उस लड़की की लचकती कमर पर ही थी। महल आते ही वह लड़की पलटकर देखती है। अचानक रवि का ध्यान टूटता है। वह अपनी नजरें चुराने लगता है। लड़की मुस्कुराकर कहती है, चलिए अंदर चलिए। रवि उस लड़की से ध्यान हटाकर सामने बनी इमारत को देखता है, जो सच में पुराने महल जैसी लग रही थी। वैसे तो वह महल अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन अंदर के झरोखों से हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। रवि ने हिचकिचाते हुए पूछा, ये कैसी जगह है? ये तो कोई खंडहर लगता है। वह लड़की हंसते हुए कहती है, खंडहर जैसा लगता है लेकिन है नहीं। यहाँ पर आपको अधिकतर इमारतें ऐसी मिल जाएंगी। पुराना शहर है ना। अब चलिए अंदर चलिए। वैसे भी आसपास काफी सन्नाटा है। आपको इतनी रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए था। उस लड़की की आवाज इतनी मीठी थी कि रवि का मन हो रहा था कि बस उसे सुनता जाए। वह लड़की रवि का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगती है। जैसे ही रवि को उस लड़की का स्पर्श महसूस होता है, उसके शरीर में करंट सा दौड़ता है, जैसे उसका दिमाग, दिल, सब कुछ उस लड़की के काबू में हो गया हो। और अब उसकी इच्छा भी थी कि वह लड़की के साथ अंदर जाए। हालांकि मन के किसी कोने में उसे इस खंडहर जैसी इमारत में जाने में डर लग रहा था। कुछ 10 से 15 सीढ़ियां चढ़कर इमारत के अंदर जाया जाता है। रवि आगे चल रहा था। वह उस लड़की से पूछता है, आपने अपना नाम नहीं बताया? वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम वसुंधरा है। तभी रवि ने फ्लर्ट करने की सोची, आपकी सूरत के साथ आपका नाम भी बहुत खूबसूरत है। रवि की इस बात पर वह लड़की हंसने लगी। जैसे ही रवि अंदर दाखिल हुआ, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हालांकि दरवाजे बंद थे। अंदर का हॉल बड़ा था। बीच में टूटा हुआ झूमर लटका था, जो हल्की हवा में खुद ब खुद हिल रहा था। फर्श पर पुराने संगमरमर की काली सफेद टाइलें थीं, जिन पर धूल की परत जमी थी। रवि ने मुड़कर वसुंधरा को देखा, लेकिन वह पीछे थी ही नहीं। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। रवि ने आवाज लगाई, वसुंधरा, वसुंधरा, कहाँ हो तुम? रवि की आवाज में चिंता और डर दोनों थे। तभी अंदर से आवाज आई, वहां कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो यहां अंदर हूं। रवि ने चौंक कर अंदर देखा तो सच में वसुंधरा उसके सामने खड़ी थी। रवि सहम गया। उसे आसपास का माहौल डरावना लगने लगा। रवि वसुंधरा से कुछ पूछता कि वह पीछे थी तो अब अंदर कैसे आ गई। उससे पहले ही वसुंधरा ने रवि का हाथ पकड़ा और उसे अंदर बने बरामदे में ले गई। बारमदे के बिल्कुल बीचों बीच एक फव्वारा चल रहा था। फव्वारे के चारों ओर टिमटिमाते हुए दीपक रखे थे। वहीं दूसरी ओर बारामदे की हर दीवार की ताक पर लालटेन रखी थी। सच में एक भव्य दृश्य था। रवि की अगली नजर फव्वारे के चारों ओर बिछे कुशन और गद्दों पर गई। वो सब देखने के बाद रवि को ऐसा महसूस हुआ जैसे यह कोई तवायफ खाना है। हर गद्दे और कुशन के आगे पीतल की सुराही और बर्तन रखे हुए थे। रवि ने एक बार फिर हिचकिचाते हुए वसुंधरा से पूछा, वसुंधरा, ये कैसी जगह है? मेरा मतलब, हाँ, पुरानी इमारतें आज भी हैं, लेकिन आज की इमारत में इस तरह से कौन रहता है? वसुंधरा ने गुस्से भरी आवाज में कहा, मैं रहती हूं। रवि शांत हो गया। वसुंधरा ने रवि से कहा, बैठ जाओ, यही है तुम्हारे आराम करने की जगह। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को लेकर आती हूं। रवि कुछ खाना पीना नहीं चाहता था, लेकिन वह बहुत डर गया था। वह वसुंधरा से दोबारा कुछ कह ही नहीं पाया। रवि चुपचाप डरा सहमा एक जगह बैठ गया। वह मन ही मन सोच रहा था, यार, ये लड़की मुझे कहाँ ले आई? कहीं किसी गलत जगह तो नहीं ले आई? वैसे भी शहरों में बहुत सारी ऐसी लड़कियां घूमती हैं जो रात में आदमियों को अपने साथ बुला लेती हैं और फिर छी छी छी, मैं भी क्या सोच रहा हूं? हे भगवान, प्लीज वसुंधरा, ऐसी लड़की ना हो। रवि यह सब सोच रहा था कि तभी उसके कानों में ढोलक तबले के साथ एक गीत की आवाज आती है।
महफिल सजी है जना, पायल की छनक से जागे हर एक ख्वाब, नजरों की अदाओं में छुपा है एक राज। आज की ये शाम बस आपके नाम जना, घुंघरू की झनकार में दिल बोल उठा, रात का हर लम्हा जैसे डोल उठा। मेरी धड़कनों की ये सरगम सुन लो, इश्क का ये नगमा आज खुल कर गा उठा। मुझे बाजार मत समझो ऐ मेहमान, मेरे सीने में भी धड़कता अरमान। पायल की हर छनक में एक फरियाद, मेरे दिल में भी बसता एक इंसान। घुंघरू की आवाज लगातार बज रही थी। रवि घबरा जाता है। वह सोचता है कि कहीं उसका शक सच तो नहीं। उसे यह आवाज वसुंधरा की आवाज जैसे लगती है। वसुंधरा अभी तक लौटी भी नहीं थी। रवि सोचता है, अरे कहीं यह वसुंधरा कोई नाचने गाने वाली तो नहीं। रवि वापस उस महल से जाना चाहता था, लेकिन वह यह देखना चाहता था कि क्या यह सच में वसुंधरा है या कोई और। इसलिए वह उस आवाज के पीछे गया। वह बरामदे से थोड़ा आगे पहुंचा ही था कि उसे एक रंगमंच दिखाई दिया। बिल्कुल बीचों बीच सफेद संगमरमर का वह मंच चारों तरफ दीपकों से सजा हुआ था और उसके बीच एक लड़की अनारकली सूट पहने गोल गोल घूम रही थी। उसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे। कद घाटी में वह बिल्कुल वसुंधरा जैसे ही थी, लेकिन उसके चेहरे पर घूंघट था, इसलिए रवि उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। कुछ देर तक रवि यूं ही खड़ा रहा। फिर अचानक उस लड़की का घूंघट हटा और वह वसुंधरा ही थी। रवि देखकर हैरान रह गया। वह अपने गले को थूक से तर करता है और एक कदम पीछे हटता ही है कि तभी रवि के कंधे पर वसुंधरा ने हाथ रखा। रवि ने पलट कर देखा तो उसके सामने वसुंधरा हाथ में एक पीतल का गिलास लिए खड़ी थी। रवि की जैसे आंखें फट गईं। उसने हैरानी से वापस पीछे पलट कर देखा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था सिवाय टूटे फूटे रंगमंच के। दीपक तो थे, लेकिन आधे टूटे और बिखरे हुए। रवि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने हैरानी से कहा, वसुंधरा, तुम यहां हो तो फिर वहां? वसुंधरा ने तीखी नजरों से रवि को घूरा और कहा, वहां क्या? कोई नहीं है वहां, और मैंने तुमसे वहां बैठने के लिए कहा था। रवि समझ गया कि इस जगह में जरूर कोई गड़बड़ है। वह किसी छलावे का शिकार हो चुका है। वह वसुंधरा को हाथ से साइड करता है और घबराते हुए कहता है, हाँ हाँ, तुम मुझे कहां लेकर आई हो? मैं वापस जा रहा हूं। मैं अपना ठिकाना ढूंढ लूंगा। रवि इतना कहकर जाने लगा, लेकिन तभी वसुंधरा फिर रवि का हाथ पकड़ लेती है और उसके आगे जाकर खड़ी हो जाती है। रवि के चेहरे से पसीना टपक रहा था। वसुंधरा अपने दुपट्टे के कोने से रवि का पसीना साफ करती है। वह उसके चेहरे के बिल्कुल करीब थी। उसके शरीर से इत्र की तेज महक आ रही थी। रवि उसमें खोता ही जा रहा था। वसुंधरा कहती है, मुझे अकेला छोड़कर कहां जा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए इतना तैयार होकर आई हूं और तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। मैं तुम्हारे लिए शरबत लाई हूं, इसे कौन पिएगा? रवि हैरानी से वसुंधरा को देखता है। वह हिचकिचाते हुए कहता है, मेरे लिए क्यों तैयार हुई? मैंने तो नहीं कहा था। मुझे जाने दो। मैं जान गया हूं तुम कैसी लड़कियों में से हो। तुम सही नहीं हो। अब वसुंधरा को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में कहती है, सही नहीं हूं से क्या मतलब है? रवि कहता है, तुम एक बदचलन लड़की हो। लड़कों को फंसाकर उन्हें यहां लाती हो और फिर उनसे पैसे मांगती हो। मुझे पता है तुम यहां क्यों लाई हो। तुम जरूर कोई कोठे वाली हो। यह सुनते ही वसुंधरा का चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है। उसकी भौहें चढ़ने लगती हैं।
महल में चारों तरफ तेज आंधी तूफान आने लगता है। ताक पर रखी लालटेन बुझ जाती है। हाल में लगा हुआ झूमर जोर जोर से आवाज के साथ हिलने लगता है। ये सब देखकर रवि डर जाता है। वसुंधरा ने अभी भी रवि का हाथ पकड़ रखा था। रवि अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वसुंधरा उसका हाथ नहीं छोड़ती। वह गुस्से से कहती है, तूने मुझे कोठे वाली कहा। धीरे धीरे वसुंधरा का चेहरा एक भयानक चेहरे में बदलता जाता है। उसके चेहरे पर काले निशान उभरने लगते हैं। यह सब देखकर रवि की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है, क्योंकि जिसे अब तक वह सिर्फ एक तवायफ समझ रहा था, अब वह एक भूतनी में बदल रही थी। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह विनती करता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वसुंधरा गुस्से में भारी आवाज निकालकर कहती है, नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दे सकती। तूने मुझे तवायफ कहा कैसे? मैं तेरे इश्क में तुझसे बात कर रही थी, तेरे लिए शरबत लाई थी, लेकिन तूने मुझे गाली दी है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रवि वसुंधरा से अपना हाथ छुड़ा लेता है और वहां से भागता है, लेकिन तभी ताक पर रखी लालटेन अपने आप हवा में उड़ती हुई रवि के ऊपर जा गिरती है। रवि के कपड़े तुरंत उस आग को पकड़ लेते हैं। रवि उस समय झूमर के ठीक नीचे खड़ा था। रवि अपने आप को संभाल पाता उससे पहले ही वह झूमर रवि के ऊपर गिर जाता है और चकनाचूर हो जाता है। रवि को जरा देर भी नहीं लगती कि वह मौत के मुंह में समा जाता है। जिस समय में वह अपनी आखिरी सांस ले रहा था, उस समय उसके कानों में वसुंधरा का वह गीत बज रहा था जो कुछ देर पहले वह गा रही थी। अगली सुबह जब विष्णु की आंख खुली तो उसे अपने मोबाइल पर एक वॉइस मैसेज मिला। वह वॉइस मैसेज रवि का ही था। विष्णु ने वो वॉइस मैसेज सुना तो उसमें घुंघरुओं की आवाज आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि आसपास हवा चल रही है। विष्णु को समझ नहीं आया। फिर उसने सोचा कि हो सकता है रवि ने गलती से मैसेज कर दिया होगा। खैर, आज विष्णु को रायपुर पहुंचना था, इसलिए उसने रवि को फोन किया ताकि उसे जान सके कि उसे कोई होटल मिला या नहीं। लेकिन रवि का फोन नहीं लगा। उसने कई बार ट्राई किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। खैर, उसने देर करना बेहतर नहीं समझा, इसलिए वह जल्दी से निकल गया। विष्णु की जॉइनिंग शाम के 7 बजे की थी, लेकिन वह दोपहर तक रायपुर पहुंच गया था। रायपुर पहुंचकर एक बार फिर उसने रवि के नंबर पर फोन किया, लेकिन रवि का फोन लग ही नहीं रहा था। विष्णु को अब चिंता होने लगी। फिर भी उसने अपने दिन का काम पूरा किया और उसी दिन एक पीजी में रहने की बात भी कर ली। फिलहाल विष्णु के रुकने का इंतजाम हो गया था। अब विष्णु को यह भी लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रवि विष्णु को अपने साथ नहीं रखना चाहता, इसीलिए उसने अपना फोन बंद कर लिया। विष्णु के दिमाग में कई तरह की बातें चल रही थी। उसने सोचा, शाम को ऑफिस जाकर पता चल ही जाएगा कि रवि आखिर है कहां। जब विष्णु का सारा काम हो गया, तब उसने ऑफिस में रवि के बारे में पूछा तो पता चला कि रवि तो यहां आया ही नहीं है। ये जानकर अब विष्णु की चिंता और भी ज्यादा बढ़ने लगी। उसने रवि के कुछ जानने वालों को भी फोन किया, लेकिन किसी को भी रवि का पता नहीं था। विष्णु ने बिना देरी किए पुलिस स्टेशन जाना बेहतर समझा और पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने जब अपनी जांच शुरू की तो रवि के मोबाइल नंबर की आखिरी लोकेशन चांद महल के पास की आई। पुलिस तुरंत उस जगह पहुंची तो वहां पर रवि का मोबाइल तो मिला, लेकिन रवि कहीं नहीं मिला। आसपास का सुनसान इलाका देखकर विष्णु ने पुलिस वालों से पूछा, सर, यहां कोई रहता नहीं है क्या? पुलिस ने कहा, हाँ, यह बहुत सालों से ऐसे ही सुनसान पड़ा है। चोर उच्चकों का अड्डा बन चुका है। हो सकता है तुम्हारा दोस्त भी किसी चोर का शिकार हो गया हो। विष्णु ने कहा, तो चोर चोरी करेगा ना, वो रवि से उसका मोबाइल, पैसे सब छीन लेगा, लेकिन रवि को कहां गायब कर दिया? पुलिस ने कहा, यह तो अब जांच में ही पता चलेगा। फिलहाल हम उसकी खोज कर रहे हैं, आप परेशान मत होइए। विष्णु ने पुलिस वालों से ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह जगह उसके लिए बिल्कुल अनजान थी। वह पुलिस वालों के साथ वापस आने लगा। वह उस सुनसान इलाके से बाहर निकला ही था कि वहां पर एक चाय वाला अपना ठेला लगाकर बैठा था। उसने विष्णु को रोककर पूछा, भाई क्या बात है, तुम लोग अंदर क्यों गए थे? विष्णु ने कहा,